पिछले कुछ दिनों में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। इस वक्त देश की राजनीति इसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। लोकसभा में आज से अगले 3 दिन इसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। आपको बता दें कि लोकसभा में आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। इस दौरान मोदी अटैकिंग मोड में दिखे। मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्षी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन आपसी अविश्वास से ग्रस्त है। वे जानना चाहते हैं कि उनके साथ कौन है और कौन नहीं। मोदी ने ये भी कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों ने वंशवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्ट राजनीति से देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। पीएम ने पार्टी सांसदों से कहा कि 2024 के चुनाव से पहले आखिरी गेंद पर छक्का लगाएं। उन्होंने इस दौरान 2018 के भाषण का भी जिक्र किया। तब उन्होंने विपक्ष से 2023 में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाया है। हमारे पास बहुमत है, हमें समझ में नहीं आता कि वो प्रस्ताव क्यों लाएं। शायद वो ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वे एकजुट हैं। मेघवाल ने आगे कहा कि उन्होंने कल राज्यसभा में इसका टेस्ट भी किया, लेकिन राज्यसभा के पटल पर दिए गए भाषणों से ये स्पष्ट हो गया कि उनके पास कोई मजबूत आधार नहीं था। हमें 1 वोट अधिक मिला। आज संसदीय दल की बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर आज से बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी पार्टी की तरफ से बहस की शुरुआत कर सकते हैं। पीएम मोदी 10 अगस्त को इस पर जवाब दे सकते हैं। चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया है। उधर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया है। हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया है। बीजेपी को चर्चा में भाग लेने के लिए लगभग 7 घंटे का समय मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए लगभग 1 घंटा 15 मिनट का समय आवंटित किया गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जेडीयू, बीजेडी, बीएसपी, बीआरएस और एलजेपी को कुल 2 घंटे का समय दिया गया है। पीएम मोदी 10 अगस्त को इस पर जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को संसद के बचे हुए सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने, सभापति की अवज्ञा करने और सदन में लगातार अशांति पैदा करने को लेकर निलंबन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लोकसभा में बहस हो रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पार्टी की ओर से इस बहस की शुरुआत की। गौरव गोगोई ने मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि पीएम मोदी मणिपुर की घटना पर चुप क्यों हैं। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया है। कांग्रेस की तरफ से बहस की शुरुआत पार्टी सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि पीएम मणिपुर की घटना पर चुप क्यों हैं। आपको बता दें कि गौरव गोगोई ने कहा, प्रधानमंत्री ने संसद में न बोलने का मौन व्रत ले लिया है, इसलिए उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। हमारे पास उनके लिए 3 सवाल हैं। पहला, वे आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। दूसरा, आखिरकार मणिपुर पर बोलने में लगभग 80 दिन क्यों लग गए और जब वे बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए। तीसरा, अब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। यूसीसी के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव। केरल के सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता का कदम देश की सांस्कृतिक विविधता और एक देश एक संस्कृति को खत्म करने के सांप्रदायिक एजेंडे का हिस्सा है। केरल में पी विजयन के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रस्ताव को छोड़ दें।
केरल में सीपीआई के नेतृत्व वाला सत्ताधारी गठबंधन एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन यूडीएफ दोनों ही समान नागरिक संहिता लागू करने का विरोध कर चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने अपने एक ट्वीट में कहा कि समान नागरिक संहिता पर चर्चा शुरू करना संघ परिवार की चुनावी पैंतरेबाजी है ताकि अपने बहुमत के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए और सांप्रदायिक भेदभाव को गहराया जाए। केरल सीएम ने केंद्र सरकार और न्यायिक आयोग से अपील की है कि वो समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रस्ताव को छोड़ दें और इसे जबरन लागू न किया जाए। विजयन ने कहा कि समान नागरिक संहिता का कदम देश की सांस्कृतिक विविधता और एक देश एक संस्कृति को खत्म करने के सांप्रदायिक एजेंडे का हिस्सा है। कांग्रेस सांसद के सुरेश का कहना है कि केरल में सभी पार्टियां सिर्फ भाजपा को छोड़कर समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही हैं। हम भी इसके खिलाफ हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसका असर केरल विधानसभा में भी दिख रहा है। वहीं बीते दिनों केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि केरल सरकार और कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर डरा रहे हैं। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय के पूरे देश में एक ही नियम लागू होंगे। इसके तहत सभी धार्मिक समुदायों के लिए शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। हंस आर्ट से जुड़े परेश पटेल ने कहा कि पीएम मोदी ने राम मंदिर के सपने को साकार किया, इसलिए हमने भी फैसला किया कि हम इसका मॉडल तैयार करेंगे। अयोध्या में बन रहा भगवान रामलला का मंदिर अगले साल तक भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में भक्तों में इसे लेकर उत्साह देखा जा सकता है। भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए गुजरात के सूरत में परेश पटेल राम मंदिर का मॉडल तैयार कर रहे हैं। ये मॉडल एक दूसरे को दिवाली के उपहार के रूप में लोग दे सकेंगे। हंस आर्ट से जुड़े परेश पटेल ने बताया कि हमारा संगठन पक्षियों के लिए घर बनाता है, साथ ही उन्हें बचाने के लिए अभियान भी चलाते हैं। इस उद्देश्य के लिए हम पक्षियों के लिए मुफ्त में पक्षी घर और घड़े वितरित करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राम मंदिर के सपने को साकार किया, इसलिए हमने भी फैसला किया है कि हम इसका मॉडल तैयार करेंगे। पटेल ने कहा कि इस दिवाली संगठन ने कुछ अलग करने का सोचा, इसलिए हम लोग राम मंदिर के तर्ज पर राम मंदिर मॉडल बना रहे हैं, ताकि लोग इसे दिवाली के उपहार के तौर पर अपने परिवार और दोस्तों को दे सकें। अभी तक इस राम मंदिर के लिए 300 से 400 ऑर्डर मिल चुके हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि कांदिवली पुलिस ने 61 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रकाश किशन चंद खेमानी के रूप में हुई है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बीती रात महाराष्ट्र मंत्रालय को फोन पर धमकाते हुए कहा कि 1-2 दिन में मंत्रालय में आतंकी हमला होगा। पुलिस ने बताया कि कांदिवली पुलिस ने 61 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रकाश किशन चंद खेमानी के रूप में हुई है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीते महीने भी एक ऐसा मामला सामने आया था, जब एक शख्स ने मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को फोन पर धमकी दी थी कि 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की तरह ही एक और आतंकी हमला होने वाला है। आरोपी ने कहा कि अगर पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो मुंबई में आतंकी हमला होगा। आरोपी ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार मुंबई और उत्तर प्रदेश की सरकार होगी। जांच में पता चला कि फोन कॉल ऐप के द्वारा की गई थी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की। हालांकि पहले ऐसी खबरें थी कि राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे। गौरव गोगोई ने मणिपुर में हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और डबल इंजन सरकार पर पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन व्रत तोड़ा जा सके। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। गोगोई ने कहा 150 लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए,
उन्होंने कहा, मणिपुर में कोई पहली बार हिंसा नहीं हुई है, लेकिन समाज के दो वर्गों के बीच बंटवारा हमने कभी नहीं देखा था। कांग्रेस नेता ने कहा, आज इस राजनीति से दो मणिपुर बन गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून का कमजोर फेज शुरू हो चुका है। इस वजह से दिल्ली में कुछ दिनों तक बारिश नहीं होगी। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी जरूर हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज मंगलवार 8 अगस्त को यहां का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहने की उम्मीद है। बीते 24 घंटे में राज्य के अधिकांश भागों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई और मंगलवार को भी प्रदेश में भारी वर्षा के आसार हैं। विशेषकर राज्य के सीमावर्ती जिले जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण से लेकर कटिहार एवं पूर्णिया तक अति भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। तेज हवाओं के चलने के आसार हैं। सोमवार को हल्की धूप के बीच दिन भर आसमान में बादल छाए रहें। और आपको पंजाब के मौसम का हाल बता दें कि अगस्त माह में भी मानसून का भीगा मिजाज लगातार पंजाब में बरकरार है। अगस्त में लगातार वर्षा हो रही है, जबकि मौसम विभाग ने इस माह में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। रविवार देर रात से लेकर सोमवार सुबह तक पंजाब के कई जिलों में सामान्य से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 10, 11 व 12 अगस्त को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर आवश्यक सेवाएं जैसे यातायात, पेयजल व बिजली आपूर्ति के बाधित होने की आशंका है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में स्थित 3 गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। दरअसल गांव के लोग साल 2014 से ही नदी के ऊपर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक पुल नहीं बना है और ऐसे में गांव के लोगों ने धमकी दी है कि अगर पुल नहीं बना तो वो अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जिन गांव के लोगों ने ये धमकी दी है उनमें रिमे, मोको, पीडी रिमे, तोडी रिमे शामिल हैं। मॉनसून के दौरान बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और सामान्य आवागमन भी प्रभावित होता है और गांव के लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी परेशानी होती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी मांग है कि सरकार नदी पर सभी मौसम में चलने वाले पुल का निर्माण करे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का भी विकास किया जाए। रिमे मोको गांव के प्रधान ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लोगों का कहना है कि वो स्थानीय विधायक के सामने भी कई बार ये मांग रख चुके हैं। गांव वालों ने कहा है कि अब उनकी आखिरी उम्मीद स्थानीय सांसद किरेन रिजिजू से है। सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को घरेलू सहायिका से यौन उत्पीड़न के आरोप में 18 साल नजरबंद रखने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने आरोपी को सजा के तौर पर 12 कोड़े मारने की भी सजा दी है। आरोपी की पहचान मार्क कलाइवानन तमिल रासन 44 वर्षीय के रूप में हुई है। मार्क को 4 आरोपों में दोषी पाया गया है, जिनमें यौन हमला, घर में जबरन घुसकर यौन उत्पीड़न, शील भंग और लोक सेवक की गलत पहचान बताना शामिल है। अदालत ने मार्क को आदतन अपराधी माना है और उसे 18 साल तक नजरबंद रखने की सजा सुनाई है ताकि वो भविष्य में किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। आपको बता दें कि जुलाई 2017 में आरोपी ने एक घर में जबरन घुसकर कपड़ों पर इस्त्री कर रही घरेलू सहायिका को बेहोश कर उसका यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी ने ये अपराध उस वक्त किया था जब वो दुष्कर्म के आरोप में 16 साल की जेल की सजा काटकर बाहर आया था।